हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मध्यकालीन भारत के सोर्स के रूप में इसको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के स्रोत, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर सल्तनत कालीन स्रोत के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ नाम आता है चचनामा। चचनामा यह अभी तक खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक सोर्स है, जो कि 711 से लेके 12 में अरब आक्रमण के समय जो है सिंध के देसी शासन वंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यह पुस्तक एक गुमनाम मतलब ये इनका जो लेखक है वो उसका नाम नहीं मिलता है। अरबी में फ़तेहनामा ए सिंध, अरबी में इसी को फ़तेहनामा ए सिंध भी कहते हैं, नाम से लिखी गई, जो संभवतः किसने लिखी थी? मोहम्मद बिन कासिम के खेमे का एक अनुयायी रहा था, पर उसका नाम चचनामा शासक गृह के संस्थापक के नाम पर पड़ा। उसकी फ़ारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी के द्वारा नसरुद्दीन कुवाचा के काल में 1216 ईस्वी में किया गया। यूएस दाऊद पोता ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो फ़ारसी में अनुवाद होता है चचनामा, यूएस दाऊद पोता ने। अब बात करेंगे यहाँ पर तहकीक हिंद की। तो तहकीक हिंद जो है किताब उल हिंद का है। प्रथम मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट हैं ये। किताबुल हिंद के लेखक कौन? अल-बरूनी। किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद दोनों एक ही नाम है, और जिसके ग्रंथ के रचनाकार हैं अल-बरूनी। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। आगे देखते हैं तारीख ए यामिनी, किताबुल यामिनी। इसके जो लेखक हैं वो हैं उतवी, अबू नस उतवी हैं, और ये किसके समय में? मोहम्मद गजनवी के समय के इतिहासकार थे। उनकी रचना सुबुतगीन के अधीन गजनवियों के उत्कर्ष तथा 1020 तक महमूद के चरित्र व सैन्य अभियानों का वर्णन करती है। तारीख ए बेहाकी, अगला है तारीख ए बेहाकी, मजला दादी बेहाकी। तो बेहाकी ये जो है पूर्व का पेप्स इसको कहा जाता था। इसके जो लेखक है उसका नाम पूरा है अबुल फजल बेहाकी। अबुल फजल बेहाकी की बुक है तारीख ए बेहाकी, और इसी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। बोलचाल की भाषा फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ का लेखक अबुल फजल बेहाकी हैं। मोहम्मद गजनवी व उसके उत्तराधिकारी सल्तनत मसूद का दरबारी अधिकारी था। इस रचना में गजनवी शासकों का 1059 ईस्वी तक का विस्तार जो है विस्तृत इतिहास 10 खंडों में लिखा गया है। तारीख ए सुपुतगीन, तारीख ए सुपुतगीन अथवा तारीख ए नासिरी, तारीख ए सुपुतगीन अथवा तारीख ए नासिरी ताजुल फुतु गजनी के सुल्तान महमूद का इतिहास तथा तारीख ए मसूदी सुल्तान मसूद का इतिहास, ये जो है इसके विभिन्न खंड हैं। मतलब तारीख ए बेहाकी के जो हैं बहुत सारे खंड हैं, जिसमें से तारीख ए सुबतगीन, ताजुल फुतु, तारीख ए मसूदी, और ये सारे इसके अलग अलग खंड हैं। तारीख ए बेहाकी के जो लेखक हैं अबुल फजल बेहाकी, इसको पूर्व का पेस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं आदाबुल हफ्स वश सू ओजत, यानी युद्ध और वीरता का शिष्टाचार। यह फ़क्र मुदब्बिर की रचना है। आदाबुल हर्ब वसुआजत तथा इल्तुतमिश को ये समर्पित की गई थी। फ़क्र मुदब्बिर ने जो बुक लिखी है वो किसको समर्पित की थी? इल्तुतमिश को समर्पित की थी। यह रचना आबाबुल मुलूक व किफ़ायतुल, मामुलिक नामक
बृहत ग्रंथ का एक हिस्सा है। इस पुस्तक से तत्कालीन शासक, प्रबंध व युद्ध प्रणाली के विषय में बहुत अच्छी जानकारी हमको मिलती है। यह इल्तुतमिश के शासनकालीन राजनयिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम भारतीय मुस्लिम गौरव ग्रंथ है। फक्रे मुदब्बिर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक रहे हैं। कौन? फक्रे मुदब्बिर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। भारत, क्योंकि ये जो है ना प्रथम के बारे में पूछ रहा है, तो प्रथम जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, हमको इसी से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो फक्रे मुदब्बिर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक कहे जाते हैं। फक्रे मुदब्बिर की एक अन्य रचना है सजारा ए अंसाफ। सजारा ए अंसाफ इनकी दूसरी बुक का नाम है। भारत में फारसी भाषा में इतिहास लेखन पर प्रथम रचना ये मानी जाती है। इसकी रचना 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना व कुतुबुद्दीन ऐबक के राजारोहण वर्ष में की गई थी। इख्तियार हुसैन सिद्दीकी के अनुसार, सिद्दीकी यहाँ पर एक लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि दिल्ली पर सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी इतिहास लेखन पर यह प्रथम कार्य किया गया था। आगे देखते हैं ताज उल मासिर यानी कारनामों का ताज। ताज उल मासिर कारनामों का ताज, इसका अर्थ होता है फरीदुद्दीन हसन निजामी का है। अंग्रेजी अनुवाद इलियट एवं डाउनसन ने है लिखा है इसको। ताजुल मासिर जो है सदुद्दीन हसन निजामी की है और इलियट और डाउनसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। खुरासान के अप्रवासी सदरुद्दीन हसन निजामी का जन्म निशापुर में हुआ था। मंगोलों के उत्पात के कारण उसने खुरासान छोड़ भारत आने का विचार किया था। रास्ते में डाकुओं ने उसकी समस्त संपत्ति लूट ली। दिल्ली पहुंचकर वह सर्वप्रथम काजी ए ममलिक शरफुल मुल्क की सेवा में उपस्थित हुआ। सर्वप्रथम ये काजी की सेवा में आता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी के उत्तर भारत में तत्कालीन प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। इसकी आज्ञा से हसन निजामी ने 1205 में लिखना प्रारंभ किया। ए.के. निजामी के अनुसार इसके लेखक के लिए उसके मित्रों से भी उसने प्रार्थना की थी। यह रचना दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय व आधिकारिक इतिहास है। इसमें 1192 में और से 1228 ईस्वी तक की प्रमुख सैनिक घटनाओं का विवरण है। पहले भाग में 1192 से लेके 1217 तक की सैनिक घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद गौरी के एक व ऐबक के सैन्य अभियानों व भारत की तुर्की शासन की शुरुआत है, जिसे उसके अपने संरक्षक कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित किया है। दूसरे भाग की बात करें तो 1217 में 1228 तक की घटनाएं इल्तुतमिश कालीन है। तो यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट जो लेखक है ताजुल मासिर का सदरुद्दीन हसन निजामी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे जो है इल्तुतमिश और ऐबक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, यह प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक थी हसन निजामी की पहली पुस्तक थी ताजुल मासिर। पहली ऐतिहासिक पुस्तक थी ताजुल मासिर हसन निजामी की, जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ का वर्णन करती है। इस प्रकार यह दिल्ली के सल्तनत के इतिहास को गजनी, मध्य एशिया व इस्लाम, अन्य कई समकालीन इतिहास लेखकों के प्रारंभ बिंदु के इतिहास से अलग करती है। अब ताजुल मासिर जो है सामाजिक विषय वस्तु से भी पूर्ण है। मतलब एक तो हो गया पॉलिटिकल इसका भाग, लेकिन इसका जो है सामाजिक विषय वस्तु से भी इसमें जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक वर्णन के बीच में लेखक दरबार में त्योहार, उत्सव, तुर्की अभिजात वर्ग के आमोद प्रमोद व जनसाधारण के रीति रिवाजों का वर्णन करता है। केवल यही नहीं, लेखक प्राचीन भारत के
पंचतंत्र साहित्य की शैली में एक प्रधान विषय के अंतर्गत वर्णों सिफ़तों की एक सहायक श्रृंखला भी पुनर्स्थापित करता है। इसमें दर्पणों के गुण, शतरंज के नियम, प्राकृतिक तत्व, फल, फूल, ऋतु एवं सामाजिक साहित्यिक महत्व के अन्य कई पक्ष सम्मिलित किए गए हैं ताजुल मासिर में। वो है अजमेर, मेरठ, दिल्ली, कोल, कलिंजर के समस्त मंदिरों के ध्वस्त का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देता है। कौन? ताजुल मासिर। हसन निजामी की ताजुल मासिर। ज्योतिषीय प्रतीकों का प्रयोग करते हुए वो इल्तुतमिश को शम्स-उल-दीन अर्थात विश्वास का सूर्य कहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने जो है कौन सी बुक ने, तो बुक हो गई हमारी ताजुल मासिर निजामी की। और इल्तुतमिश को क्या कहती है? शम्स-उद-दीन यानी विश्वास का सूर्य। और इस तरह से भी पूछ सकता है कि शम्स-उल-दीन उपाधि किसको दी थी? ज्योतिषीय प्रतीकों का प्रयोग किया था तो इल्तुतमिश के लिए किया था। और इस एक दूसरा बन सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है शम्स-उद-दीन का, तो ये हो गया विश्वास का सूर्य। आगे देखते हैं मिन्हाजुस-सिराज की बात कर, यहाँ पर जीवन परिचय देख लेते हैं मिन्हाजुस-सिराज का। तो सिराजुद्दीन मोहम्मद जूज़जानी के पुत्र अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान जूज़जानी उर्फ निज़ाम उस सिराज का मध्य एशिया में 1193 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेवा में थे। मिन्हाज एक अच्छे खाते पीते एवं विद्यावसनी परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने गजनबी के शाही परिवार तक अपनी वंशावलियां प्रस्तुत की थी। 1226 में वह गौर के सुल्तान ताजुद्दीन नियातिलगीन के पास नीमरोज में दूत बनाकर भेजा गया। मध्य एशिया में मंगोलियन अस्थिरता के कारण 1227 में मिन्हाज उच्च पाया, जहां नसरुद्दीन कुबाचा ने उसे अपने द्वारा उच्च में स्थापित मदरसा यानी फिरोजी मदरसा ए फिरोजशाही दिल्ली इससे अलग एक शिक्षक नियुक्त किया था। तो ये शिक्षक के रूप में जो है कुबाचा ने इसको स्थापित किया। 1228 में ये इल्तुतमिश की सेवा में उपस्थित हुआ। सुल्तान ने इसे ग्वालियर का अभियान के दौरान वहां तज का एक प्रकार का देश देने के लिए नियुक्त किया था। कहाँ पर? ग्वालियर में। ग्वालियर विजय के पश्चात मिन्हाज को ग्वालियर की कजा, किताबत, इमामत, एहतिसाब तथा समस्त शरई कार्यों की देखभाल भी सौंपी गई थी। रजिया सुल्तान के शासनकाल में उसे दिल्ली स्थित नासिरिया मदरसा का हेडमास्टर बना दिया, प्रधानाचार्य बना दिया व राजधानी दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। किसने? इल्तुतमिश। बहराम शाह ने उसकी पदोन्नति कर उसे संपूर्ण साम्राज्य का प्रमुख काजी नियुक्त किया। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय उस पर शाही कृपा दृष्टि नहीं रही। किसके समय? अलाउद्दीन मसूद शाह के समय। अतः उसे लखनौती व जाज नगर के कुछ समय बिताया था मिन्हाजुस सिराज ने। बलबन जो है मिन्हाज का विशेष आश्रयदाता था। बलबन जो है मिन्हाज को ज़्यादा विशेष आश्रयदाता था। तिलसंदा के अभियान का विवरण मिन्हाज ने नासिरी नामा पद्य में लिखा, जो सुल्तान ने उसकी वार्षिक वृत्ति नियत कर दी थी। बलबन उसके समय में यह पद्य लिखता है कि उसे फांसी के गांव का राजस्व इनाम में दिया। 1251 में पुनः साम्राज्य का मुख्य काजी इसको नियुक्त कर दिया गया।
इल्तुतमिश के समय में था ये काजी। उसके बाद ये जो है बलबन के समय पे काजी बनता है। और तीसरी बात, पुनः जो है मुख्य काजी के पद पर नियुक्त हुआ, उसे सद्र ए जहां भी बनाया गया। आगे देखते हैं, मिनहाज इस्लामी धर्मशास्त्र, संकुल और विधि शास्त्र, फिक्ह का बड़ा विद्वान था। मतलब ये जो मिनहाज उस सिराज हैं, ये बड़े ज्ञानी थी किसके? इस्लाम धर्म के। मतलब इस्लाम धर्म में जितनी भी रीति रिवाज और कानून हैं जो मानते थे उस बड़े समुदाय के लोग, तो उसका वो बहुत ज़्यादा ज्ञाता था और कवि भी था। अब देखते हैं तबकात नासिरी, मिनहाज की तबकात नासिरी। अंग्रेजी अनुवाद जो है HD रेवर्टी। यह मिनहाज की महत्वाकांक्षी उपलब्धि है। फारसी भाषा में लिखा गया यह 23 तबकों यानी अध्यायों में विभाजित। यह राजनीतिक इतिहास पुस्तक होने के बावजूद इसमें धार्मिक, शैक्षणिक व कुछ हद तक सांस्कृतिक सांस्कृतिक विकास के संबंध में संदर्भ पुस्तक के रूप में अनिवार्य है। ये मुस्लिम अभिजात वर्ग, नागरिक, प्रशासन व सुल्तानों के दरबार संगठन की प्रकृति पर प्रकाश डालती है। इसमें आदम से लेकर नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल से 14वें-15वें वर्ष तक का वर्णन है। 1260 ईस्वी में उसने अपनी इस रचना सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित की तथा सुल्तान ने उसे सम्मानित किया। 20वें व 21वीं तबकों में क्रमशः हिंदुस्तान के मुइज्जी सुल्तानों व शमसी सुल्तानों का वर्णन है। 22वें व 23वें तबकों में क्रमशः शमसी मलिकों, अमीरों व मंगोल आक्रमणों का वर्णन है। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की भारत विजय का एकमात्र वृत्तांत का उपलब्ध है। मिनहाज की इस पुस्तक में सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया। बर्नी ने इसका नाम जो है बलबन के राजकाल के उन अलीमों की सूची में लिखा है जो शमसी काल में भी विद्वान थे। बर्नी ने अपने लेखन में दिल्ली सल्तनत के इतिहास को ठीक वहीं से शुरू किया है जहां से मिनहाज ने अपने लेखन को समाप्त किया है। तो यहाँ पर जो मिनहाज हैं, जहाँ पर उनका ये ख़त्म होता है, वहीं बर्नी ने स्टार्ट किया है। यानी बर्नी बाद के हैं, मिनहाज पहले के हैं। और उसने आगे, और सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मिनहाज सिराज, फिर है बरनी, फिर उसके बाद है बरनी के बाद जो है अफीफ। अफीफ इनका जो है इतिहास है, सिराज ने जहाँ ख़त्म किया वहाँ पर बर्नी ने स्टार्ट किया, बर्नी ने जहाँ ख़त्म किया वहाँ अफीफ ने स्टार्ट किया। ये दावा करता है उसने बर्नी के काम को फिरोज शाह तुगलक के अंतिम समय तक ले जाकर उसे अंतिम रूप दिया था। अपनी रचना में मिनहाज ने अपने समय के सुल्तानों के साथ साथ 25 शमसी अमीरों की जीवनी शामिल की। इसमें ताजुद्दीन संजर कजलन खां को उसमें प्रथम अमीर चुना था, क्योंकि सबसे पहली बार वह इसकी सेवा में। आगे देखते हैं, मिनहाज ने भारत संबंधी बातों का विवरण मोहम्मद गौरी के समय से प्रारंभ किया था। तो सिराज जो है, मिनहाज सिराज ने भारत संबंधी बातों का विवरण जो है मोहम्मद गौरी से स्टार्ट किया था, परंतु इस वर्णन में अनेक त्रुटियां थी। वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरा हातिम बताता है, लेकिन कहता है कि उसका दान भी लाखों तक और रक्तपात भी लाखों तक पहुंचता है। तो ये कोटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ तो वो कहता है उसका लाख तो दानों में था, और वहीं उसकी हत्या, मतलब वो जो रक्तपात करता था, वो भी लाखों में था। इल्तुतमिश को वो है अर्थशास्त्री व मुद्रा विशेषज्ञ भी घोषित करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि में यही है कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस व्यक्ति को अर्थशास्त्री व, या फिर दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो कि अर्थशास्त्री व मुद्रा विशेषज्ञ भी घोषित किया गया था। तो इल्तुतमिश
तो ये किसने किया था? तो मिन्हाज ने किया था। रजिया के संबंध में मिन्हाज क्या कहते हैं? इसमें बादशाहत के योग तो सभी गुण थे, किंतु भाग्य ने उसे पुरुष न बनाया, अतः समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद ना हो सके। तो ये तो यूजीसी नेट यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो अभी ये वाला भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इस माइली बोहरे व अधर्मियों द्वारा किए गए षड्यंत्रों को उसके शासनकाल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना बताता है। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को वह दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान घोषित करता है तथा उसके शासनकाल को विवरण को जुलूस के वर्ष के अनुसार बांटा गया है। व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने के लिए स्थापित चौकियां का उल्लेख सर्वप्रथम मिन्हाज द्वारा ही प्राप्त होता है। मिन्हाज अपनी रचना में धार्मिक शब्दावलियों का बार बार प्रयोग करता है। युद्धों को वह इस्लामी सेनाओं तथा शैतानी शक्तियों के मध्य लड़ाइयों के रूप में अर्थात जिहाद के रूप में निरूपित करता है। तुर्क व ताजिकों के झगड़े में उसने सदैव तुर्क कुलीन तंत्र का पक्ष लिया था। तो तुर्क और ताजिकों के जो झगड़े थे इल्तुतमिश के समय, तो वो हमेशा तुर्क का ही पक्ष लिया करता था, ताजिकों का नहीं लेता। मिन्हाज की रचनाओं में घटनाओं की पुनरावृत्ति अनेक बार हुई है, मतलब एक घटना को उसने कई बार रिपीट किया है। हालांकि उसने समस्त घटनाएं एक कालक्रम में लिखा है। के ग्रंथ में तिथियां, मास, दिन तक सही सिद्ध हुए हैं। तो एक ये साइंटिफिक हिस्टोरी जो है टेक्निक से इन्होंने लिखा है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन पूर्णतया नहीं है क्योंकि एक घटना को उन्होंने कई बार रिपीट किया है। आगे देखते हैं। अब इस इसामी को देखते हैं। इसामी को देखते हैं। ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी, जिसकी बुक का नाम था फुतुह अस सलातीन। मोहम्मद तुगलक के समकालीन इतिहासकार इसामी, इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसको प्रसिद्ध उच्च वंश व पैतृक सद्गुणों से मिलकर अपने परिश्रम व योग्यता से प्राप्त हुआ हो। जन्म जो है ईरान के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी के जन्म के लगभग 300 वर्ष बाद जो है 1311 से लेके 1211 से लेके 12 तक जो है में हुआ था लगभग। ताजुद्दीन लेखक जो है इसामी का दादा था। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने राजधानी से दौलताबाद आंतरिक, तब मार्ग में इज्जुद्दीन की तलवट के पड़ाव पर ही मृत्यु हो जाती है और अन्य लोगों के साथ अनेक कष्ट भोगता हुआ इस्लामी दौलताबाद पहुंचता है। तब से वो है 51 तक ही वो दौलताबाद रहा। राजधानी स्थानांतरण की इस दौरान उसके दादा की मृत्यु ने इसामी के हृदय को झकझोर दिया था। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है राजधानी परिवर्तित की गई थी। राजधानी परिवर्तित की गई थी की वजह से क्या हुआ, इनके दादाजी यहाँ पर आए लेकिन वो बहुत ही दुखी हो गए जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और फिर इनको इसामी को ये घटना जो है हृदय से झकझोर देता है। शाश्वत अविवाहित इसामी ने देश के समस्त दुर्भाग्य के लिए जालिम मोहम्मद तुगलक को उत्तरदायी मानकर उसके हिंदुस्तान छोड़कर हज करने का निश्चित किया था। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिससे इसामी जो है बड़ा रुष्ट हो गया और जो है हज करने का उसने निश्चित कर लिया। किंतु जाने से पूर्व वह अपनी मातृभूमि के लिए एक ऐसा स्मृति चिन्ह छोड़ देना चाहता था जो उसको अमर कर दे। फुतुह उस सलातीन या शाहनामा ए हिंद, ये इन्होंने बुक लिखी। ये कह रहे हैं ना कि मैं कुछ ऐसा छोड़ के जाना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर मैं अमर हो जाऊँ। इसामी ने इस रचना को 9 दिसंबर 1349 को आरंभ कर 14 मई
1350 को इन्होंने पूर्ण किया। उसने अपनी इस रचना बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के दरबार में लिखी। तो फुतूह उस सलातीन और शाहनामा एक हिंद, ये किसके दरबार में उसने लिखी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के, जो स्वयं मोहम्मद तुगलक का विरोधी था। फुतूह उस सलातीन को फिरदौसी के शाहनामा की पद में लिखा गया। शाहनामा में जहां आदम से लेकर मोहम्मद गजनवी का हाल लिखा गया है। हामी ने मोहम्मद गजनवी जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया, उनके कारणों व परिणामों की ये चर्चा करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के वर्ष जो है 1350, 49, 50 तक का वर्णन है। इसामी की रचना मूलतः 1200 पद में है। डॉक्टर मेहदी हुसैन ने इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। सल्तनतकालीन युद्ध व घेरों का इसका विवरण इस कृति को अत्यंत मूल्यवान स्रोत ग्रंथ बना देती है। फुतूहुल सलातीन ही एकमात्र तत्कालीन स्रोत है जो सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के शासन के अंतिम वर्षों की घटनाओं का विवरण देता है, जिन्हें मिनहाज ने छोड़ दिया था। यहाँ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो चीज़ छोड़ दी थी वो इन्होंने मिनहाज ने छोड़ दी थी, वो इसामी ने वो लिखा। इस प्रकार यह कृति जो मिनहाज की तबकात नासिरी और बढ़ने की तारीख फिरोजशाही के मध्य खाली स्थान को भरती है। ये भी यहाँ से पूछ सकता है कि किन लोगों को तबकात नासिरी और बढ़ने के बीच लिखी गई जो तारीख है फिरोजशाही, उनके बीच कौन खाई भरता है? तो ये बुक फुतूह उस सलातीन इसामी द्वारा लिखी गई ये चीज़ फुल कर देता है। फुतूह उस सलातीन प्रांतीय राजवंशों के इतिहास के संबंध में प्रथम रचना है। उसने अलाउद्दीन की उत्तरी भारत की विजयों को अच्छी तरह जानकारी दी है। वह रणथंभौर के घेरे के समय चमड़े तथा कपड़ों की थैली में मिट्टी भरकर जो है उसने खाई पाटने की बात भी कही है। उसने मंगोलों द्वारा किए गए विभिन्न आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन दिया है। इसामी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन से अत्यधिक खिन्न था, जिसका उद्देश्य वह मुसलमान वर्ग का सर्वनाश करना बताता है। आगे सभी लोगों को रोते पीटते अपने घर पर छोड़ने पड़े। प्रत्येक पड़ाव पर मजार बन गए। मृतकों के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता था। यह सुल्तान को सबसे बुद्धिमान, मूर्ख, नीच या कमीना, दूसरा यजीद आदि की संज्ञा देता है। वह उसके समय हुए दक्कन विद्रोहियों का विस्तृत वर्णन भी करते हुए उनकी सराहना करता है तथा प्रत्येक आज्ञाकारी नागरिक को अत्याचारी का सहायक बताया है। यह दुष्ट अत्याचारी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को कह रहा है, ये संसार भर में अकाल उत्पन्न कर रहा है। यदि इस देश के सभी लोग संगठित हो जाएं और उस पर आक्रमण कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसका सिर मिट्टी में मिल जाए। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को भी नए इस्लाम के अनुयायियों को नष्ट करने का प्रयोग कहा है। उसने तांबे के सिक्कों का उल्लेख करते हुए लोहे व चमड़े के सिक्कों का भी प्रचलन होना बताया है। कराचिल अभियान के संबंध में वो कहता है कि एक दिन सुल्तान यमुना नदी पर स्थित अपने बागों की ओर गया तथा उसने सड़कों पर अनेक ग्राहक व विक्रेता देखे। लोगों के प्राचुर्य व नगर की संपन्नता देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ तथा उसने उन्हें तत्काल नष्ट करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखें उसने कराचिल अभियान की योजना बनाई। फुतूह उस सलातीन में संजोए गए 350 वर्षों के कारण आगा मेहदी हुसैन ने इसे इतिहास की चमत्कारी पुस्तक कहा है। आगे देखते हैं इस्लामी हिंदुस्तान व सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा मोहम्मद तुगलक की निंदा करता है। यहाँ पर एक कोटेशन है, इसको देखते हैं। समृद्धि है उनकी
इसे कहते हैं मुल्क हिंदुस्तान। यह है वह उद्यान जिससे करता है इश्क, मतलब रश्क मतलब ईर्ष्या, फिरदौस मतलब स्वर्ग भी धरा बधू के रूप में, उसकी सीमाएं जैसी किसी मनमोहक दुल्हन से। तो ये इनका कोटेशन है, कथन है। नाम अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक के दो ऐसे ही मालियों ने इस उद्यान में पतझड़ और बहार का काम किया है। यद्यपि दोनों का नाम मोहम्मद है, किंतु एक ने अत्याचार मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कह रहा है, तथा दूसरे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सुख पहुंचाया। यदि उस अलाउद्दीन ने हिंद से समुद्र तक के स्थानों पर अधिकार जमाया तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें खो दिया। तो ये वीडियो बस यहीं तक, बाकी के जो हैं उसको हम आराम से डिटेल में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।